हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारी जो दोस्तों उत्तराखंड के 1200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, इसके पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको 3 पार्ट्स करवा चुका हूँ। अगर आपने 3 वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो इन्हें आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर आपको ये वीडियो सिक्वेंसली मिल जाएंगी और ये सभी वीडियोज़ दोस्तों आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स जो कि यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाए जाते हैं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्नों की सीरीज है। और इसमें हम हर प्रश्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी पढ़ते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको उत्तराखंड की और हिंदी की कई सारी अन्य क्लासेज, मैराथन क्लासेज, पोस्टमार्टम क्लासेज मिल जाती हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए दोस्तों ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो हमारी एप्लीकेशन है उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स, उस एप्लीकेशन पर दोस्तों यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स का बैच दोस्तों अपलोड किया गया है, जिसमें अभी आपके 60 प्लस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स हैं वह दोस्तों अपलोडेड हैं। और बहुत कम कीमत पर दोस्तों 130 रुपये में आपको यह 60 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और आगामी जो भी अन्य आपके पेपर्स बचे हुए हैं वो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में। तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके इन प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 20 तक के प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर नामक पुस्तक के लेखक है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में दोस्तों जाना जाता है और चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। वैसे दोस्तों वृक्ष मित्र तो उत्तराखंड में विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को कहा जाता है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा को भी एक वृक्ष मित्र की उपाधि दोस्तों दी जाती है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता या चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में भी सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। इनका जन्म दोस्तों 1927 में टिहरी के मरोड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए दोस्तों कई सारे कार्य किए और इनके द्वारा दोस्तों चिपको आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था जो था हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? वह सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो एक प्रकृति प्रेमी थे कौन? रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना भी करी थी। तो इसी कारण दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, क्या? रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें 1985 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1987 में इन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2009 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1981 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को लेने से अस्वीकार कर दिया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था? 1981 में। इतने पॉइंट दोस्तों आपको इनके संबंध में याद रखने। बाकी चंदी प्रसाद भट्ट जी, ये भी पर्यावरणविद के रूप में दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्हें भी चिपको आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हेमंत नंदन बहुगुणा और दीप जोशी जी के बारे में आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा कि जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों, पहला जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार था 1982 में, वह किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला था। और दूसरा जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार था दोस्तों 2009 में, वह किसको मिला था? दीप जोशी जी को मिला था। अगला हमारा प्रश्न है, माई कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक है कौन दोस्तों? जिम कॉर्बेट। प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट को दोस्तों की पुस्तक है क्या? माई कुमाऊँ। अब जिम कॉर्बेट की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं जो कि महत्वपूर्ण है? मैन इटर्न्स ऑफ कुमाऊँ। मैन इटर्न्स ऑफ कुमाऊँ पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट ही है। इसी के साथ साथ दोस्तों रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, यह पुस्तक भी किसकी है? जिम कॉर्बेट की है। द हंटर फ्रेंड्स नामक पुस्तक भी इन्हीं की है। टेम्पल टाइगर नामक पुस्तक भी इन्हीं की है। माई कुमाऊँ नामक पुस्तक भी दोस्तों इन्हीं की है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट की पहली पुस्तक का नाम था क्या? मैन इटर्न्स ऑफ कुमाऊँ। और दूसरी पुस्तक का नाम था क्या? माई कुमाऊँ। ठीक है, एक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और जो जिम कॉर्बेट का संग्रहालय है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, इन्हीं जिम कॉर्बेट के नाम पर दोस्तों आपको पता है कि 1957 में जो हमारा
इससे पहले दोस्तों हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद में रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, उसके बाद में इसका 1957 में नाम दोस्तों क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। वर्तमान में दोस्तों इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दोबारा से परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। इनकी पुस्तक है माई कुमाऊं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहीद नागेंद्र सकलानी व भोलू भरधारी की स्मृति में कहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। तो शहीद नागेंद्र सकलानी और भोलू भरधारी की स्मृति में जो मेले का आयोजन है वह दोस्तों कहाँ किया जाता है, कीर्तिनगर में किया जाता है। कीर्तिनगर कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में दोस्तों कीर्तिनगर स्थित है। और कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कीर्ति शाह के द्वारा दोस्तों कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1896 में की गई थी। यह तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति शाह ने करी थी। कब करी थी, 1896 में करी थी। और कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। चंबा भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। नरेंद्र नगर भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और नरेंद्र नगर की स्थापना दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1921 में दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। और प्रतापनगर दोस्तों यह भी टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। और प्रतापनगर की स्थापना दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1877 ईस्वी में की गई थी। आप देखिए दोस्तों एक ही प्रश्न से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। कीर्तिनगर के स्थापक कीर्ति शाह, स्थापना कब हुई थी, 1896। प्रतापनगर की स्थापना 1877, किसने करी थी, प्रताप शाह। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921, किसने करी थी, नरेंद्र शाह ने करी थी। ये तीनों स्थान दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और परमार राजवंश में दोस्तों जब आप टिहरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे तो ये तीनों दोस्तों स्थान जो है यह परमाणु की राजधानी भी रहे हैं। ठीक है, जो टिहरी राजवंश के राजा थे उनकी शीतकालीन राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इन स्थानों पर रही है। जिसके शहीद नागेंद्र सकलानी मेला यहीं आयोजित किया जाता है। भोलू भरधारी मेला दोस्तों ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित किया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों रणभूत कौथिक मेला यह टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित किया जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध मेला दोस्तों मौड़ मेला, जो कि अलगाड़ नदी के किनारे लगता है, मछलियों को पकड़ने वाले मेले के रूप में इसे जाना जाता है। यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। सुरकंडा देवी मेला, सुरकंडा देवी मेला यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। सेम मुखेम मेला यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है दोस्तों। विकास मेला, राज राजेश्वरी मेला दोस्तों ये भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। वीर गबर सिंह नेगी मेला यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। कैला पीर का मेला, कैला पीर का मेला भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। क्यूंसार का मेला यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। कुंजापुरी मेला यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है। संतुरा देवी मेला यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही आयोजित होता है। तो ये टिहरी गढ़वाल के दोस्तों कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। इसी के साथ साथ नागटिब्बा मेला, यह सभी मेले जो हैं टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है दोस्तों कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी, जो टिहरी नगर था इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। किसने करी थी, सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। इसी 28 दिसंबर को दोस्तों टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में भी बनाते हैं। और वहीं अगर प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी गढ़वाल को जिला कब बनाया गया था, जनपद कब बनाया गया था, तो 1 अगस्त 1949 को दोस्तों जब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था 1 अगस्त 1949 को, तब टिहरी गढ़वाल जनपद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान जो कि हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों, मुक्तेश्वर में स्थित है। कहाँ, नैनीताल जनपद में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कब, 1893 में। और किसके द्वारा की गई थी, अल्फ्रेड लिंगार्ड, अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना सन 1893 में नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना के समय पे इसका नाम क्या था, इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसका नाम बाद में दोस्तों इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी रिसर्च रखा गया था। और इसी के बाद में दोस्तों इसे हम क्या, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान के नाम से जानने लगे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा रानीखेत नामक टीका है, रानीखेत नामक जो टीका है इसका आविष्कार भी इसी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान में किया गया था। चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी दोस्तों इसे ही कहा जाता है, क्या, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है हमारा चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, इसे चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नैनीताल जनपद में स्थित है। 1893 में स्थापना हुई थी अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, लौहसर व सरगुन किस जनजाति के उदाहरण हैं। तो लौहसर और सरगुन दोस्तों आपका कौन सी भोटिया जनजाति के क्या हैं, त्यौहार हैं। क्या, कौन सी जनजाति के त्यौहार है, लौहसर और सरगुन भोटिया जनजाति के दोस्तों यह त्यौहार हैं। भोटिया जनजाति से जनजाति का दर्जा 1967 में दिया गया था। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। और उत्तराखंड के क्रम में दोस्तों सबसे प्राचीन जो जनजाति है वह भी भोटिया जनजाति ही है। इसे दोस्तों अर्धघुमंतु जनजाति के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये लोग अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि
किरातवंशी अर्धघुमंतु जनजाति कौन सी है? वो है दोस्तों भोटिया जनजाति। ठीक है। महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी कौन सी है? भोटिया जनजाति है, महान हिमालय की। ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? थारू है। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति दोस्तों राजी है। और महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सर्वाधिक साक्षर जनजाति हमारी भोटिया जनजाति है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जनपदों में निवास करती है। चमोली में जो भोटिया रहते हैं उसे मालछा तोलछा कहा जाता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में जो भोटिया लोग रहते हैं उन्हें सौका, जौहारी, चौंदासी, दरमिया कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले में जो भोटिया रहते हैं उन्हें क्या? जाड़ भोटिया कहकर संबोधित किया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? लोहसर त्यौहार हो गया, सुरगैन त्यौहार हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों कंडाली उत्सव, जिसे जिसे दोस्तों किरजी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में इस उत्सव का आयोजन होता है। यह भी भोटिया जनजाति का ही दोस्तों क्या है? एक प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है। भोटियाओं की एक उपजाति कौन सी है? जाड़ उपजाति दोस्तों इनकी है। और इसी जाड़ उपजाति में दोस्तों लोहसर और सरगुर नामक जो त्यौहार हैं वह मनाए जाते हैं। लोहसर नामक जो त्यौहार है वह बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कई सारे अन्य पॉइंट भी इनके बारे में है, जैसे जो भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुंसा या मुंडा या गुंडा कहा जाता है। और वहीं जो ग्रीष्मकालीन आवास हैं उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? मैत कहा जाता है। भूमियाल देवता की ये पूजा करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिधवा विधवा देवता, साईं देवता, इनकी भी इनके द्वारा पूजा की जाती है। और गमग्या पद्धति के आधार पर यह दोस्तों प्राचीन काल में तिब्बती लोगों से भी व्यापार करते थे। इतने पॉइंट फिलहाल आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा भोटिया जनजाति के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी की सजा पर सरकार का गुंडापन करार दिया था? तो राज्य के जो समाचार पत्र है दोस्तों कौन सा? स्वाधीनता प्रजा समाचार पत्र, जो कि कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से दोस्तों यह समाचार पत्र निकलता था। कब निकला था? सबसे पहले 1930 में दोस्तों विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा यह समाचार पत्र निकाला गया था। और इसी समाचार पत्र में दोस्तों भगत सिंह की फांसी पर लेख लिखा गया था। इसी कारण ये प्रश्न इंपोर्टेंट है कि भगत सिंह की फांसी पर लेख लिखने वाला उत्तराखंड का एकमात्र समाचार पत्र कौन सा था? वह था स्वाधीनता प्रचार समाचार पत्र, जिसके प्रथम संपादक थे विक्टर मोहन जोशी जी। इनके द्वारा इस समाचार पत्र को शुरू किया गया था। ठीक है। तो स्वाधीनता प्रजा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अल्मोड़ा अखबार दोस्तों 1871 में निकाला गया था। आप सभी लोगों को पता है अल्मोड़ा अखबार के बारे में। ठीक है। अब अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा दोस्तों निकाला गया था? तो बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा 1871 में यह निकाला गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कहाँ से? अल्मोड़ा से दोस्तों यह समाचार पत्र आपका प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र कब निकाला गया था? 1902 में दोस्तों निकाला गया था। गढ़वाल से निकलने वाला यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा इस समाचार पत्र को दोस्तों निकाला गया था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है। बाकी दोस्तों जो आपका प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र दोस्तों यह भी कहाँ से? उत्तराखंड से ही दोस्तों निकाला गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के जो आपका संपादक थे या प्रथम संपादक कौन थे और कहाँ से इस समाचार पत्र को निकाला गया था। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रजाबंधु आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल का संबंध किस जनपद से है? तो बछेंद्री पाल जी का संबंध चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल। तो बछेंद्री पाल जी का संबंध इसमें से किसी भी जनपद से नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से? उत्तरकाशी जनपद से है इनका संबंध। बछेंद्री पाल जी दोस्तों आप सभी लोग इनका नाम जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है उस पर चढ़ने वाली भारत देश की प्रथम महिला कौन थी? वह थे बछेंद्री पाल जी। और इनका संबंध उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से है। किस जनपद से है इनका संबंध? उत्तरकाशी जनपद से है। यह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही रही है। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ? बछेंद्री पाल जी का जन्म हुआ था 1954 में। उत्तरकाशी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा उत्तरकाशी में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वहाँ से दोस्तों इनके द्वारा परीक्षण लिया गया था। और भारत देश की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी। और डेट आपको याद रखनी है दोस्तों 24 मई 1984। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है और बहुत बार विवादित भी ये प्रश्न हुआ है। आप लोगों को पता होगा बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट की चढ़ाई कब करी थी? 24 मई 1984 ईस्वी को बछेंद्री पाल जी के द्वारा एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया गया था। और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत देश की प्रथम महिला पर्वतारोही थी। ये आपको याद रखना है। 1985 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों कई सारे अन्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो लेकिन पद्मश्री 1985 और अर्जुन पुरस्कार 1986 इनके संबंध में आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जो चंद्रप्रभा एतवाल है यह भी आपका किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है। आपका सुमन कटियाल हो गया, लवराज धर्मशक्ति हो गया, यह सभी दोस्तों आपके क्या पर्वतारोहण से संबंधित हैं। हर्षवंती बिष्ट हो गया। ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने
है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, वामन द्वादशी का मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो वामन द्वादशी का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित होता है। किसका? वामन द्वादशी मेला। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद जिसकी स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी, इसी रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों आयोजित होता है कौन सा? वामन द्वादशी मेला। याद रखना है दोस्तों, ठीक है आपको। अब रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में दोस्तों एक दो पॉइंट आप और याद कर लीजिए दोस्तों। रुद्रप्रयाग जो है कौन कौन सी नदियों के संगम तट पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर दोस्तों क्या है? रुद्रप्रयाग स्थित है। पंचप्रयागों में एक प्रसिद्ध प्रयाग के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जनपद में वामन द्वादशी का मेला लगता है। जाख मेला, जाख मेले का दोस्तों आयोजन कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका कार्तिकेय का मेला, जो कार्तिकेय भगवान का मंदिर है, वो अभी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। वहीं पर दोस्तों स्वामी कार्तिकेय का मेला लगता है। राकेश्वरी देवी मेला, यह भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। कोटेश्वर महादेव मेला, क्योंकि कोटेश्वर महादेव गुफा जो है वो अभी रुद्रप्रयाग में स्थित है, तो वहीं पर कोटेश्वर महादेव मेला लगता है दोस्तों। अन्नकूट मेला दोस्तों, जिसे भतूज उत्सव भी कहा जाता है, यह भी कहाँ? रुद्रप्रयाग जनपद में ही आयोजित होता है। हरियाली देवी मेला, यह भी दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग जनपद में ही आयोजित होता है। ठीक है, त्रिजुगी नारायण मेला, ये भी यहीं आयोजित होता है। मुंडकड़िया गणेश मेला, ये भी यहीं आयोजित होता है। ठीक है, ओंकारेश्वर मेला, ऊखीमठ मेला, यह सभी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में ही आयोजित होते हैं। ये आपको याद रखना है। और रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम जो दोस्तों हमारा कहाँ? रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो दोस्तों सघन वन है, यह आपका नैनीताल जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी दोस्तों आपका कौन सा है? वह नैनीताल जनपद ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला दोस्तों जो आपका जिला है वो है कौन सा? पौड़ी गढ़वाल जनपद। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला पूछेगा, तो सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल जिला ही है। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला पूछेगा तो वह है नैनीताल, और उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछेगा तो वो भी दोस्तों हमारा नैनीताल जनपद ही है। ठीक है, और वहीं दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है, अगर उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है आपका कौन सा? उधम सिंह नगर जनपद। ये भी आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड में वनों के मामले में सर्वाधिक वृद्धि कौन सा जनपद कर रहा है हमारा? तो उत्तरकाशी जनपद। हर की पैड़ी का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो हर की पैड़ी का निर्माण दोस्तों विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था, अपने भाई भृतहरि की याद में। अपने भाई भृतहरि की याद में दोस्तों विक्रमादित्य के द्वारा अपने भाई भृतहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया गया था। अब ये हर की पैड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? हरिद्वार जनपद में हर की पैड़ी स्थित है, जिसे गंगा द्वार या चारों धामों के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। और इसी हर की पैड़ी का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? वह कराया था किसने? विक्रमादित्य ने। उसके बाद में दोस्तों मान शाह जो कि अकबर का सेनापति था, उसके द्वारा भी दोस्तों क्या हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया गया था। किसके द्वारा? मान शाह के द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार किया गया था। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछाता है कि हर की पैड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो हर की पैड़ी का निर्माण दोस्तों विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में कराया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? मान सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। हरिद्वार जनपद में यह स्थित है। हरिद्वार को दोस्तों जिला बनाया गया था सन 1988 में, और 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को जिला बनाया गया था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। उत्तर भारत का इसे केरल कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ माया क्षेत्र, चारों धामों का द्वार, हरिद्वार, हरिद्वार नाम से भी, गंगा द्वार, खांडव वन, इस नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, और वहीं हर की पैड़ी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम था क्या? ब्रह्मकुंड। क्या था? ब्रह्मकुंड था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और हरिद्वार से ही दोस्तों अकबर की रसोई में क्या बनता था? हरिद्वार से ले आ गया गंगा जल से उसके रसोई में खाना बनता था, ये भी कहा जाता है। शिव की राजधानी भी दोस्तों किसको कहा जाता है? हरिद्वार को ही कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के पशुचारक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड के पशुचारक नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी। कौन है? शिव प्रसाद डबराल जी, जिन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है या चारण नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक है क्या? उत्तराखंड के पशुचारक। ठीक है, मूलतः यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के दोस्तों निवासी हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इन्हें कहा जाता है। इनकी जो कर्मस्थली रही थी वह दुगड्डा रही थी दोस्तों। इसी के साथ साथ इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड का जो इतिहास दोस्तों 12 भागों में, वह भी शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा लिखा गया है। गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं दोस्तों? शिव प्रसाद डबराल जी की हैं। इनके संबंध में आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरात जाति का मूल किस नदी घाटी में माना जाता है? तो किरात जो आपका जाति है दोस्तों,
जिसे उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ भी दोस्तों कई सारे कन्फ्यूजन है। कुछ इतिहासकार कोल को दोस्तों उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति मानते हैं, और कुछ इतिहासकार दोस्तों किरातों को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति मानते हैं। ठीक है, वैसे जो किरात है जाति का जो मूल है वह किस नदी घाटी को माना जाता है? भागीरथी नदी घाटी को दोस्तों इनका मूल माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और गिरियसन ने कहा था दोस्तों कि गढ़वाल एवं कुमाऊं के जो आदि निवासी हैं या उत्तराखंड की जो प्रथम जनजाति है या जाति है वह कौन है? किरात है। ठीक है, लेकिन शिव प्रसाद डबराल किसको मानते हैं? शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति या आदि जाति दोस्तों किसको मानते हैं? कोलू को मानते हैं। किसको? कोलू को, ये आपको याद रखना है। और इनका जो मूल जो निवास है वह किस नदी घाटी को? भागीरथी नदी घाटी को या गंगा नदी घाटी को, गंगा की घाटियों के निवासी इन्हें कहा जाता है। कौन? किरात। ठीक है, राहुल सांकरा ने भी दोस्तों ऐसा कहा है कि इन्होंने जो ये किरात है इनकी पहचान इन्होंने भोटियाओं के रूप में की है। भोटिया जनजाति जो है वह किरातों की ही एक नया रूप है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, और शिव प्रसाद डबराल किसको मानते हैं? उत्तराखंड की आदि जनजाति कोल या मुंड को मानते हैं। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। मूलतः है कहाँ के? भागीरथी घाटी के यह निवासी हैं। ठीक है, मेगस्थनीज ने दोस्तों इसका वर्णन उत्तराखंड के क्षेत्र में किया है। महाभारत के अलग अलग पर्वों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में इस किरात जाति का उल्लेख किया है। बारामिहिर में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों किरात क्षेत्र मतलब जो आपने पढ़ा होगा विल केदार। ठीक है, विल केदार जो हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि महादेव शिवजी से मतलब शिवजी से पांडुपुत्र अर्जुन का जो युद्ध हुआ था किरातों के स्वजन से ही हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कि किरात भूमि जो है गंगा नदी घाटी के किनारे बसे हुए जो घाटी है उसे किरात भूमि के नाम से मेनली जाना जाता है। आपको यह याद रखना है। उत्तराखंड के आदि निवासी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों जो शिल्पकार या जिन्हें हम हरिजन नाम से जानते हैं वह किरातों के ही वंशज हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। और आखेटक जनजाति या पशुचारक जनजाति के रूप में थी। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है किरात जाति के रूप में तो मैं डिटेल्स में वीडियो भी बना चुका हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मेले को प्राचीन समय में हूण मेले के नाम से जाना जाता था? तो हूण मेले के नाम से दोस्तों प्राचीन समय में किसको? माघ मेले को प्राचीन समय में हूण मेले के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये माघ मेला या हूण मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाता है? आपको यह प्रश्न याद रखना है। तो माघ मेले या हूण मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाता है? यह उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों माघ मेले या हूण मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद दोस्तों जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई थी, जिसे बाड़ाहाट सौम्यकाशी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों आयोजित होता है माघ मेला या हूण मेला। ठीक है, तो ये हो जाएगा माघ मेला। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में कुछ अन्य मेले भी आयोजित होते हैं, जैसे कि बिस्सू मेला उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है। लोसर मेला दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है। गंगोत्री और यमुनोत्री जो ये दो धाम है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। सेलकू नामक जो उत्सव है दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होता है। उत्तरकाशी मुख्यतः दोस्तों कौन सी नदी घाटी के स्थित है? भागीरथी नदी घाटी के किनारे उत्तरकाशी स्थित है। तो यह सभी जो मेले हैं यह भागीरथी नदी घाटी के किनारे ही आयोजित होते हैं। वारुणी पंचकोशी यात्रा का आयोजन उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। हार दूधा मेला का आयोजन उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। अठोड़ मेले का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। ठर पूजा उत्सव का आयोजन दोस्तों वहीं किया जाता है। बाड़ाहाट का थौलू मेले का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। खरसाली के मेले का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। गेंदुआ मेले का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। समेश्वर मेले का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। तो ये सभी क्या हैं? उत्तरकाशी के आपके मेले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांच फूल नामक गढ़वाली रचना के रचनाकार कौन है? तो भगवती प्रसाद पांथरी जी की रचना है पांच फूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस धाम के निकट उर्वशी माता का मंदिर स्थित है? तो ठीक है, तो राज्य में दोस्तों जो हमारा बद्रीनाथ धाम है दोस्तों कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में दोस्तों बद्रीनाथ धाम स्थित है। इसी के किनारे क्या है दोस्तों? हमारा उर्वशी माता का मंदिर स्थित है। किसके किनारे? बद्रीनाथ धाम के किनारे। ठीक है, और दोस्तों बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। चमोली जनपद की स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को। जो बद्रीनाथ धाम है दोस्तों वह अलकनंदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। केदारनाथ धाम दोस्तों आपका मंदाकिनी नदी घाटी के किनारे स्थित है। और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दोस्तों गंगोत्री धाम गंगा नदी घाटी के किनारे स्थित है, भागीरथी नदी घाटी के किनारे स्थित है। और यमुनोत्री धाम दोस्तों यमुना नदी घाटी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी बद्रीनाथ धाम के बारे में मैं कई बार दोस्तों आपको डिटेल्स में बता भी चुका हूँ। बद्रीनाथ जो मंदिर है वह चमोली जनपद में स्थित है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, इसी के पास में दोस्तों जो भारत का अंतिम गांव के नाम से इसे जाना जाता है, कौन सा? माणा गांव। उसकी दोस्तों आप जो है माणा गांव को भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। ये पॉइंट आप सभी लोग ने पढ़ लिया होगा। भारत के प्रथम गाँव के रूप में किसको जाना जाएगा? आप माणा गाँव को जाना जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं बद्रीनाथ धाम को विशाल बद्री, भविष्य बद्री, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। मुक्ति प्रदा के नाम से इसे जाना जाता है। और
बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है ऐसा कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अजयपाल ने उसका दोस्तों जीर्णोद्धार किया गया था। भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा की जाती है। नर और नारायण नामक पर्वतों के मध्य में दोस्तों यह स्थित है। ठीक है, यह जो मंदिर है मूलतः मुगल शैली या शंकुधारी शैली में बना हुआ है। इसकी जो पूजा है रावल पुजारियों के द्वारा की जाती है, जो कि केरल के नंबूदरी संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके पास में दोस्तों आपका क्या है, पंचकुंड स्थित है, पंचशिलाएं स्थित है, पंचधाराएं स्थित हैं, पंच गुफाएं स्थित हैं। यह सभी दोस्तों बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाबरी खरक नामक जो बुग्याल है वह किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो जाबरी खरक जो दोस्तों आपका बुग्याल है यह कहाँ, चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, अब चमोली जनपद में दोस्तों हमारे बहुत सारे बुग्याल स्थित है। आप सभी लोगों को पता है जो वेदिनी बुग्याल है दोस्तों, जिसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है, यह वेदिनी बुग्याल भी दोस्तों कहाँ स्थित है, आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों चमोली जनपद में दोस्तों आपका औली बुग्याल स्थित है, रूपकुंड बुग्याल स्थित है। यह सभी कहाँ आपके चमोली जनपद में ही दोस्तों स्थित है। और चमोली जनपद को दोस्तों बुग्यालों की भूमि के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। जैसे कि और कुछ बुग्यालों की बात करें तो बेदिनी बुग्याल हो गया, और जो औली गुरसो बुग्याल हो गया आपका। ठीक है, इसके साथ में रुद्रनाथ बुग्याल हो गया, भेटी बुग्याल हो गया, कैला बुग्याल हो गया आपका। इसी के साथ में दोस्तों चौमासी बुग्याल हो गया, पन्नार बुग्याल हो गया, कल्पनाथ बुग्याल, बगजी बुग्याल, चौफिट बुग्याल, यह आपका घस्तोली बुग्याल, यह सभी आपके जो बुग्याल हैं, रूपकुंड बुग्याल, बेदिनी बुग्याल, यह सभी आपके कहाँ चमोली जनपद में ही स्थित है। फूलों की घाटी आपका चमोली में स्थित है, जोशीमठ चमोली में स्थित है, गौचर आपका चमोली में स्थित है, ग्वालदम नामक पर्यटक स्थल आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। गोपेश्वर हो गया, रूपकुंड हो गया, हेमकुंड हो गया, होमकुंड हो गया, रम्माण उत्सव हो गया, इन सभी का आयोजन चमोली जनपद में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, आलमनगर की नींव किस चंद शासक के द्वारा रखी गई थी। तो आलमनगर जिसे दोस्तों अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा वीडियो का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था अल्मोड़ा आलमनगर के नाम से किसको जाना, अल्मोड़ा को जाना जाता है। अब वहाँ के जो प्रधान जी निकले थे आपको पता है, उनसे पूछा गया अल्मोड़ा की खोज किसने करी, उनको यही नहीं पता था। ठीक है, तो ये इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आलमनगर की नींव किस चंद शासक के द्वारा रखी गई थी। भीष्मचंद ने दोस्तों आलमनगर या अल्मोड़ा शहर की नींव रखी थी खगमरा कोट नाम से। ठीक है, अल्मोड़ा को दोस्तों खगमरा कोट नाम से भी जाना जाता है। जो खगमरा कोट का किला है दोस्तों, इसी को दोस्तों बाद में जाके यहीं पर जो भीष्मचंद है वो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन इसी खगमरा कोट के किलों में दोस्तों जो गजबू ठिंगा नामक आपका एक वो था, गजवा नामक एक खसिया मुखिया था, इसके द्वारा भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। इस कारण दोस्तों भीष्मचंद जो उसका सपना था अल्मोड़ा में चंद राजवंश की राजधानी को स्थापित करने का, वह पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन जो आलमनगर की नींव कहें या अल्मोड़ा की नींव कहें या खगमरा कोट की नींव कहें दोस्तों, यह नींव किसने रखी थी, भीष्मचंद के द्वारा रखी गई थी। भीष्मचंद दोस्तों चंद राजवंश के 43वें नंबर का शासक था, जिसने 1511 से लेकर 1530 तक अपना शासन किया था। दोस्तों भीष्मचंद अपनी राजधानी को दोस्तों, या जो चंद राजवंश की राजधानी है उसे चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करना चाहता था। और अल्मोड़ा में इसीलिए दोस्तों भीष्मचंद के द्वारा खगमरा कोट का किले का निर्माण भी किया गया था, लेकिन दोस्तों वह अपनी राजधानी को वहां पर स्थापित नहीं कर पाया था, क्योंकि गजवा ठिंगा जो गजवा था आपका खसिया मुखिया था, उसके द्वारा उसकी हत्या वहां पर कर दी गई थी। इसलिए दोस्तों आपसे प्रश्न याद रखना है आपको कि सबसे पहला शासक कौन था जो अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करना चाहता था, वह था दोस्तों कौन सा, भीष्मचंद। खगमरा कोट का किला किसने बनाया, भीष्मचंद ने बनाया। ठीक है, अल्मोड़ा शहर की नींव किसने रखी, तो अल्मोड़ा शहर की नींव या आलमनगर की नींव या खगमरा कोट की नींव दोस्तों किसके द्वारा, भीष्मचंद के द्वारा ही रखी गई थी। उसके बाद में इसका जो पुत्र हुआ दोस्तों कौन, बालो कल्याणचंद या कल्याणचंद्र, उसके द्वारा अपने पापा के या पिताजी के सपने को पूरा किया गया। और चंद राजवंश का पहला शासक दोस्तों जिसने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया खगमरा कोट के किले में, वह कौन था दोस्तों, वह था बालो कल्याणचंद। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब किया था, 1563 में दोस्तों इसने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था, याद रखना आपको। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किस नरेश के द्वारा किया गया था। तो प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला शासक है प्रताप शाह। बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और टिहरी राजवंश से दोस्तों यह संबंधित है, कौन सा, प्रताप शाह। और परमाणु के ही दोस्तों आपको बताइए है, परमार राजवंश में जो आपके 54 तक शासक हुए थे दोस्तों कौन, प्रद्युम्न शासक, वह आपके आते हैं किसके, परमार राजवंश के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना की जाती है, जो कि टिहरी रियासत या परमार राजवंश का 55वां शासक होता है। फिर 56वां शासक होता है परमार राजवंश का भवानी शाह। उसके बाद में 57वां शासक होता है परमार राजवंश का कौन, प्रताप शाह, जो कि 1871 से लेकर 1886 तक दोस्तों शासक बना था। इसी के द्वारा अपने राज्य में या टिहरी रियासत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और सबसे पहले 1883 में इसके द्वारा अपने राज्य में क्या, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। इतने पॉइंट आपको इससे संबंधित याद रखने हैं। बाकी देखिए अपने नाम से इसने नगर स्टार्ट किया था, कौन सा, प्रताप नगर की स्थापना कब, 1877 में की थी। और वहाँ इसने क्या की थी, अपनी राजधानी भी स्थानांतरित करी थी। ठीक है, प्रथम
टिहरी रियासत का राजा था, इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। कौन था? प्रतापशाही था। बाकी दोस्तों देखिए बताने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं आपको पोस्टमार्टम क्लासेज मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें इससे संबंधित मिल जाएंगी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मधुगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी मधुगंगा है ना, यह किसकी सहायक नदी है? मधुगंगा दोस्तों आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी दोस्तों? मधुगंगा नदी। ठीक है, अब यह मंदाकिनी नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है केदारनाथ से। केदारनाथ में दोस्तों जो आपका चौराबाड़ी ताल है या जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से दोस्तों चौराबाड़ी झील से आपका मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और इस मंदाकिनी नदी का और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? इनका संगम होता है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो मधुगंगा दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो मधुगंगा दोस्तों जो आपकी है किसकी सहायक नदी है? यह दोस्तों मंदाकिनी की सहायक नदी है। और मंदाकिनी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? मंदाकिनी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों आपकी कितनी? 72 किलोमीटर। ये पॉइंट भी दोस्तों आपका डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ के पास में स्थित जो मदरांचल नामक श्रेणी है या चौराबाड़ी ताल है या चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से दोस्तों यह नदी निकलती है। और इसकी एक सहायक नदी क्या है? मधुगंगा नदी है। ठीक है, जो कि कालीमठ में किससे मिलती है? मंदाकिनी से मिलती है। तो मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम कहाँ पे होता है? कालीमठ में होता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और मंदाकिनी खुद दोस्तों किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी दोस्तों खुद ही दोस्तों किसकी? आपका अलकनंदा की सहायक नदी है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो मंदाकिनी किसकी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा की सहायक नदी में आपको बताइए दोस्तों, मंदाकिनी हो गया, पिंडर हो गया, नंदाकिनी हो गया, पाताल गंगा हो गया, सरस्वती हो गया, बालखिल्ली हो गया, बिरही गंगा हो गया, सोनधारा हो गया। यह सभी दोस्तों आपकी नदियाँ जो हैं दोस्तों, वह किसकी? अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी का उद्गम मद्रांचल नामक श्रेणी से होता है दोस्तों। वहीं अलकनंदा नदी का जो आपका उद्गम है कहाँ से होता है? सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों जो चमोली जनपद में स्थित है, वहाँ से उद्गम होता है। किसका? अलकनंदा नदी का। नंदाकिनी नदी का जो आपका दोस्तों उद्गम होता है वह होता है नंदा घुंगटी नामक पर्वत शिखर से, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कौन से कहाँ से होता है? गौमुख नामक स्थान से दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो भागीरथी नदी है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? वही यह देवप्रयाग में होता है। यहीं से आगे इसे गंगा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसी झगड़े के निपटान हेतु खतखुमरी नामक संस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो खतखुमरी नामक संस्था है दोस्तों, इसका संबंध आपका किससे है? जौनसारी जनजाति से दोस्तों आपका क्या है? खतखुमरी नामक जो आपका संस्था है, इसका संबंध किससे है? जौनसारी जनजाति से है। ठीक है, जौनसारी को जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको बताइए दोस्तों, सभी जो हमारी जनजातियां हैं इन्हें 1967 में दोस्तों क्या जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और जो खुमरी है दोस्तों, नॉर्मली सयाना या सदर सयाना, ये आपका जो व्यवस्था है, पंचायत का सदस्य जो होता है आपका जौनसारी जनजाति में जो पंचायत होता है, उसका जो हेड होता है उसे खुमड़ी नाम से या खुमड़ी सयाना नाम से भी जाना जाता है। उसी से संबंधित है। खत खुमरी नामक संस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो जौनसारी जनजाति से दोस्तों खत खुमरी नामक जो आपका ये संस्था है, इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, अब जौनसारी जनजाति के बारे में दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं। गढ़वाल में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वह जौनसारी है। उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जौनसारी जनजाति है, जो कि देहरादून जनपद में निवास करती है। मेनली अपने आप को पांडवों का वंशज ये मानते हैं। मंगोल और डोम प्रजाति के मिश्रण है। पितृसत्तात्मक इसमें समाज पाया जाता है। बहुपति विवाह पाया जाता है। ध्यानती और रेयांती का संबंध भी इसी जनजाति से है। और जो खुमड़ी नामक पंचायत है दोस्तों, यह भी जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। इसी खुमड़ी नामक पंचायत का जो मुखिया होता है उसे ग्राम सयाना कहा जाता है। और इसी में दोस्तों एक खत खुमरी होती है, ठीक है, जिसे खत सयाना कहा जाता है। तो ये मेनली क्या है, पंचायत को यहाँ पे खुमड़ी नाम से जाना जाता था। आप ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। फिर सदर सयाना ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी और भी कई सारी चीज़ें इनके बारे में, जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आज के आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन है कि पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों का संबंध किस शासक से है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। और गर्म जल का जो झरना है मणिकूट झरना किस जनपद में स्थित है? ये भी आपको डायरेक्टली बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये भी आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें। ठीक है, और आपको दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि डिटेल्स क्या कराऊं मैं, क्योंकि देखिए एक प्रश्न में ना मैं अगर चाहूँ ना दोस्तों, आपको एक ही प्रश्न में ना कम से कम आधे घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ एक ही प्रश्न से। और जितने भी फैक्ट बताऊंगा ना, सारे फैक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पहले एग्जाम में आए हुए रहेंगे। लेकिन वही है कि हर प्रश्न को हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। इस कारण दोस्तों थोड़ा जल्दीबाजी में मैं आपको उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता हूँ, क्यों, जितना मैं दे सकता हूँ। ठीक है, एक प्रश्न में 30 से 40 मिनट तक अगर कोई एक्सप्लेन करने पे आए ना तो आसानी से कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है और आप लोग भी एक ही प्रश्न में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे। इसीलिए मैं आपको हर प्रश्न को थोड़ा
थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी तैयारी भी हो जाए। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों हमने यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट का बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।